जैसे इसके पास जितना विभव है तो थोड़ा विभव अपने अंदर वाले बच्चे को देगी और बाकी बाहर सर्किट को। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने चैप्टर किया था वैद्युत धारा मींस इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या था, उसके कॉन्सेप्ट को हमने वन बाय वन अच्छे से किया था और मेरी कोशिश रही थी कि आपको एक बेटर तरीके से मैं समझाऊं और समझाया भी, शायद आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। आज क्या है, उस चैप्टर की जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारा, उसके न्यूमेरिकल्स को करने वाले। और सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल्स का मीन्स क्या होता है? न्यूमेरिकल्स का मीन्स होता है जो चैप्टर में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उनको अप्लाई किस तरह से करना है, उस फॉर्मूले के अप्लाई किस तरह से करना है, वो होता है न्यूमेरिकल, और बाकी कुछ नहीं होता। इसका मीन्स क्या होता है, पहले हम आर्टिकल को पढ़ते हैं फिर उनको अप्लाई किस तरह से करते हैं, उसी को हम न्यूमेरिकल बोलते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि सीधी सी बात है, हमारे आर्टिकल अगर क्लियर है तो न्यूमेरिकल क्लियर होंगे, आर्टिकल क्लियर नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप क्या किया करें, पहले आर्टिकल्स को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, फिर उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना सीखें। बात क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, हम देखो टच करते हुए करेंगे। टच का मीन्स कॉन्सेप्ट को भी लेके आएंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के साथ। देखो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको इस तरह से कोरिलेट करके हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अप्लाई करना ही क्या है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ही न्यूमेरिकल है। तो ऐसा नहीं डायरेक्ट करेंगे, अच्छे से समझ समझ के करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करें अपने न्यूमेरिकल्स को और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे भी साथ साथ जाएंगे, अच्छे से समझने की पॉइंट को। और अगर जरूरत हुई कि यूनिट समझाने की तो तुम्हें पता है मैं छोटी से छोटी बात भी छोड़ता नहीं हूँ, कितनी भी छोटी है, बस तुम्हारे समझ आना चाहिए। पहले क्या करते हैं, हमारा रूल्स रहता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से और उसकी वैल्यू को नोट करें, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला कोरिलेट, याद तो है ना, हमें 3 स्टेप में न्यूमेरिकल्स करना होता है। न्यूमेरिकल्स करने होते हैं कितने? 3। पहले हम जो वैल्यू दी होगी उसे नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद जो उसने पूछा होगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे और उसको कोरिलेट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ आई? वैल्यू नोट डाउन करनी है क्वेश्चन में से, फिर उसके बाद जो पूछा है उसका फॉर्मूला कोरिलेट करना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना है। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। मैं याद भी दिलाऊंगा, देखो ऐसे किया था हमने वहां पे। उसने क्या बोला है, उसने बोला है चांदी के तार में 90 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है, मतलब 90 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू ए सिल्वर वायर इन 1 आवर 15 मिनट। तो उसने पूछा है तार में बहने वाली वैद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इन एम्पियर। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल क्लियरिटी से कराऊंगा जैसे कॉन्सेप्ट करते हो आप। आपने क्या किया था, आपने इस तरह से वायर लिया था, वायर में आपने कोई चार्ज फ्लो किया था, इस तरह से फ्लो कराया था, उसमें समय टी लगा था ना। तो आपने कैसे धारा निकाली थी? आपने निकाली थी कि यहाँ पे जो आती है धारा Q/T आती है, याद है? उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ करा देंगे, मजा आएगा उसमें। अब क्या बोला है, वैल्यू नोट डाउन करें, पता चल गया ना कौन से कॉन्सेप्ट पे रिलेटिव है क्वेश्चन, पता चल गया। अब देखो जो दिया है नोट कर लो, उसने दिया है कूलम, क्या है? आवेश। किसकी वैल्यू दी है? आवेश की वैल्यू दी है, मींस चार्ज की वैल्यू दी है। और चार्ज को किससे शो करते हैं हम? क्यू से। तो सीधी सी बात है, किसकी वैल्यू है ये? क्यू कितना है? 90। एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। उसने फिर दे रखा है 1 घंटा 15 मिनट, किसकी वैल्यू है ये? टाइम की। अब उसने 2 जगह दे रखा है, घंटे में, मिनट में। वैसे हम कॉन्सेप्ट करते हैं तो किसका यूज करते हैं? सेकंड का। लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि हमारी मर्जी है, हम घंटे में भी ले सकते हैं, हम सेकंड में भी ले सकते हैं और हम मिनट में भी ले सकते हैं। मिनट में लोगे तो मिनट में आंसर आएगा, सेकंड में लोगे तो सेकंड में आंसर आएगा, घंटे में लोगे तो घंटे में। लेकिन इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है, इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। तो हम क्या इसे मिनट में कर लें? तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 15 कितने हो गए? 75। तो सीधी सी बात है, हमारे पास टी टाइम की वैल्यू हो गई कितनी? 75 मिनट। यही है ना? यही है ना? यूनिट 1 मिनट, देखो यूनिट क्लियर करना बहुत जरूरी है, यूनिट, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। देखो क्या है, हम निकालेंगे क्या, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को।
देखो क्या है, हर एक जगह ये चीजें बताई नहीं जाती, समझ लो, हर जगह ये चीजें बताई नहीं जाती। क्या होता है देखो, यहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू रखोगे, मैं वहां पे भी सिखाता हूँ, चार्ज की वैल्यू रखोगे कूलाम में, और सेकंड की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू आप तीन तरह से रख सकते हो। सेकंड में रखोगे तो सेकंड, मिनट रखोगे तो मिनट, अगर घंटा रखोगे तो घंटा। अगर रखोगे सेकंड में तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, मिनट में रखोगे तो कूलाम पर मिनट, और घंटे में रखोगे तो कूलाम पर आवर। इसी के लिए नहीं है, इसलिए समझाया, पूरे चैप्टर में मैं बोल दूंगा, देखो इसमें लगाओगे तो आंसर इसमें ही आएगा, कोई दिक्कत। सेकंड हम तो मिनट में करेंगे तो मिनट, आपकी मर्जी है, किसी में भी कर लो आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, वैल्यू नोट कर ली, अब करना है हमें जो चीज निकालनी है, वो पूछा उसने, क्या पूछा है, आई पूछा, आई को क्वेश्चन मार्क पूछा है उसने, फिर क्या करते हैं, वैल्यू नोट करके, है ना अच्छा तरीका। पहले क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू नोट करो, कॉन्सेप्ट पे जाओ, कौन से कॉन्सेप्ट से है ये, उससे क्लियर तरीका हो ही नहीं सकता। ये हो गया, फिर आप फॉर्मूला कोरिलेट कर दो, फॉर्मूला एक ही होता है इसका, क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू रख दो कितनी होती है 90, और टी कितना है 65। सेकंड में बदलना चाहोगे तो सेकंड में करके सेकंड में कर दोगे, मिनट में अगर इस तरह से करोगे तो आंसर किस में आएगा, किस में आएगा, मिनट में। वो दोनों करके दिखाता हूँ, किससे, 5 से कर दे, 5 से कर देना, कितना, वन टाइम होगा, कितना होगा, तो अरे आपको बताया कितना हो गया, 40 हो गया ना, तो 8 पंजे 40 हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 5 ही कम 5, 25 नहीं हो गया, 5 पंजे 25, ये हो गया, तो कितना हो गया, आप बाकी डिवाइड आप कर सकते हो। अब ये देखो इसमें रखा है मिनट में, तो आंसर किस में आएगा, कूलाम पर मिनट। अगर आप इसको सेकंड में बदल दोगे तो किस में आएगा, सेकंड। घंटे में रहने दोगे तो किस में आएगा, घंटा। शायद दो चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है, यूनिट को भी लिया है इसलिए साथ। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, 18 पंजे कितना होता है, 90 होता है, और 15 पंजे 75 होता है, 5 से तो डिवाइड किया दोनों को, समझ आ गया। चले आगे, चलो बाकी डिवाइड कर सकते हो 15 से आप, दिक्कत नहीं है। आगे देखो, उसने बोला क्या, उसने बोला है एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 मिमी है, परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड गुजरने कितने 6.0 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा पुंज में धारा घनत्व। मैंने बोला कॉन्सेप्ट पे जाके करोगे तो इंटरेस्ट ही अलग आएगा, कॉन्सेप्ट पे जाके करोगे इंटरेस्ट ही अलग आएगा। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इस तरह से कोई वायर होता है आपका, या कोई भी होता है, उसका क्या होता है, ये परिच्छेद क्षेत्रफल होता है, इस तरह से होता है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इस तरह से निकलते हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ये दे रखा है, पढ़ा था, याद है। अब देखो क्या बोला उसने, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव इज 1.0 mm and 6.0 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस सेक्शनल। फाइंड क्या द इलेक्ट्रिक करंट एंड द करंट डेंसिटी इन द वेव। कोई दिक्कत, निकाले, पहले जो दिया नोट कर ले। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने बोला है क्षेत्रफल, जो परिक्षेत्र का क्षेत्रफल आप पढ़ते थे क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना दे रखा है 5. ए की वैल्यू कितनी है 1.0 तो लगाओ, मतलब इसका मतलब थोड़ी होता है 1.0, तो हम क्या लिख सकते हैं 0 mm, कितना mm। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, तो mm का क्या जाएगा स्क्वायर। आप मीटर में तो कन्वर्ट करना जानते हो, जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1 × 10 की पावर किससे होगा -4, क्योंकि यहाँ पे क्या रखोगे आप, जब रखोगे 3 होता है ना, 3 का 6 हो जाएगा, 3 का 6। आपको पता है मीटर होता है ना, तो मीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितना लेते हैं -3, जब -3 का स्क्वायर करोगे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये यूनिट मैंने बताया था एक बार, ये हो गया। आगे क्या दे रखा उसने, प्रति सेकंड का मीन्स टाइम कितना हो गया, प्रति सेकंड का मीन्स 1 सेकंड की बात चल रही है ना, पर सेकंड काम चल रहा है, जो भी चल रहा है,
तो टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन 6 के बाद 0.0 लगा दिया, मत लगाओ, कोई मतलब इसका बनता नहीं है। कितना 16। अब क्या करना है, धारा ज्ञात करनी है, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई निकालना है। और क्या निकालना है, धारा घनत्व जी डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको पता है आपको निकालना है धारा। क्या निकालना है, धारा निकालना है। अब सीधी सी बात है, धारा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्व स्टार्ट करें। ये तो पता चल गया, कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती क्रॉस उससे जाते हैं निकल के। ये अब धारा निकालनी है। क्या निकालना है हमें, धारा, आई डिफाइन करनी है। कहने का मीन्स है आई डिफाइन करनी है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब कुछ सोचो भाई, क्या आई डिफाइन करने के लिए क्यू और टी चाहिए, टी तो आपके पास है 1 सेकेंड, क्या क्यू है, तो क्या करोगे, क्यू को लेके आओगे ना। क्यू कैसे आता है, आपको याद है क्यू कैसे निकाला आपने, क्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या करते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू क्या आता है, क्यू किसके बराबर आता है, एन के बराबर नहीं आता, क्यू बराबर एन। आपको पता है एन आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 6 कितना है 16 है, एन 16, हाँ पॉजिटिव का 16 है, इंटू ई कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। याद करो गुजरे हुए कल को क्या पढ़ा था तुमने, पढ़ा था 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था कुछ ऐसा, याद करो, एन ई वी डी ए, ये पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है ना। अब तुम्हें बताए क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लिए थे ना आपने, कुछ ऐसा किया था, तो वहीं से निकाला। और इसे निकाला कैसे था आपने, क्यू बराबर निकाला था आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे निकाला था ना, और क्या किया था फिर इसे मल्टीप्लाई की थी, याद है ना, ऐसे किया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन नहीं है, एन नहीं है, यहाँ पे जो है इसको सबको मल्टीप्लाई करके निकाला था आपने। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है एन है, यहाँ पे एन है, क्योंकि टी कितना कर दिया उसने, T1 कर दिया। यहाँ पे किसी को दिक्कत, तो क्यू आ गया यहाँ से डिफाइन होके, जब क्यू डिफाइन होके आ जाएगा तो आप यहाँ पे रख के इसको, इसकी वैल्यू को निकाल लोगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आई निकालने के बाद सीधा सा फॉर्मूला जे निकालने का होता है, जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। देखो आई यहाँ से डिफाइन हो गया, फिर आप आई की वैल्यू ए से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ए की वैल्यू आपके पास है, तो शायद आप कर देंगे। सिंपल सी क्वेश्चन है, ये कोई हार्ड थोड़ी है, सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। बताओ मुझे, किसी को दिक्कत तो नहीं है, इसको चाहो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो ये हो जाएगा ना। अब आगे चले, आगे चले, बताओ मुझे, आगे चले। आगे देखो, उसने क्या बोला है, उसने बोला हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। अब देखो इसको समझना है, इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये कुछ अलग है, कॉन्सेप्ट वहीं पे मैच करेगा, लेकिन है थोड़ा अलग। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे उसने बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। उसने बोला हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0 इंटू 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है, इसके समतुल्य वैद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सबने पढ़ा था कि नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं किसके, न्यूक्लियस के, ये सबको पता है। उसने क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट द रेडियस 5.0 इंटू 10 की पावर -11 मीटर एट ए वेलोसिटी ऑफ 2.2 इंटू 10 की पावर 6
मीटर पर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या किया इसने, सिंपल सी बात है, दोनों को मैच करना बड़ा इंटरेस्ट आएगा, कोई भारी बात है नहीं। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और इस तरह से ये इसके अराउंड चक्कर लगाएगा, ये सबको पता है चक्कर लगाता है। यहाँ पे इसकी उसने त्रिज्या दे रखी है, रेडियस कितनी है 2.2 इंटू 10 की पावर 6, इतने मीटर इसकी ये त्रिज्या है। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, इस तरह से ये राउंड लगा रहा है। यहाँ पे ऐसे बोला है उसने, अब उसने बोला है त्रिज्या इतनी है और वेग कितना है, वेलोसिटी कितनी, कितने वेग से वो चल रहा है, तो सीधी सी बात है इसकी वेलोसिटी है 2.2 इंटू 10 की पावर 6, इतनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है। त्रिज्या ये हो गई, कौन सी? अच्छा त्रिज्या यहाँ पे कोई नहीं, वो क्या था, इसका मीन्स तुम्हारा ध्यान है पढ़ने पे, है फोकस कर रहे हो बोर्ड पे। तो क्या होगा, यहाँ पे कितना है, रेडियस है 5.0 इंटू 10 की पावर कितना है -11, राइट, और वेलोसिटी इतनी है, इतना उसने दे रखा है। क्या क्या डिफाइन करना है आपको? आपको डिफाइन करना है वैद्युत धारा I डिफाइन करनी है, आपको I डिफाइन करनी है। देखो होता क्या है, पहले जो दिया है वो नोट कर लो। क्या दे रखी है उसने? रेडियस दे रखी है। कितनी दे रखी है? रेडियस। रेडियस को 100 से 100 करते हैं 8 से, तो कितनी है 5, 0 लगाने की जरूरत नहीं होती। 5.0 क्या मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, -11 किस में दे रखी है? मीटर में। किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, ये तो दे रखा है, हमें नोट करना है। और वेलोसिटी v दे रखा है कितना, 2.2 इंटू 10 की पावर 6। यहां तक डाउट किसी को? अब हमारे माइंड में आता है कि हमें इसने I डिफाइन कराई है। क्या डिफाइन कराई है? अब कुछ सोचो भाई, I डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? Q चाहिए और T चाहिए। क्या चाहिए? Q और T चाहिए। ना तो उसने Q दिया है ना उसने T दिया है, लेकिन जो दिया है उसका यूज करके आपको उन चीजों को डिफाइन करना है। ये होते हैं इनडायरेक्ट सवाल। पीछे जो सवाल किया था वो डायरेक्ट थे, वैल्यू दी थी, आपने उठाया और लगा दिया और आपका आंसर आ गया। कैसे निकालेंगे इससे? देखो क्या होता है, अब आप पहले निकालेंगे इससे कि यहाँ पे ये कितने चक्कर 1 सेकंड में लगाता है। जब 1 सेकंड की बात करोगे आप तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकंड, क्योंकि हम बात ही 1 सेकंड काम की कर रहे हैं। यहाँ पे जिसकी भी बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? 1 सेकंड की। तो टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। तो हम यहाँ पे 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, इसका मीन्स यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। ये सभी पीछे किया था, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आता है हमारा चार्ज मिलेगा कैसे? चार्ज कैसे मिलेगा? तो चार्ज मिलेगा, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। जितने ये चक्कर लगाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ही है। अगर इसने 10 चक्कर लगा दिए तो कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज ले गया ये? 10 के। तो इसकी ऐसा नहीं है कि ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसे तो एक ही गिनोगे आप। 10 चक्कर लगा दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे? 10। जैसे मान लो एक ही ट्रक है आपके पास और आपने 10 बार भर भर के सामान उससे पहुंचा दिया, तो कितने बराबर गिनोगे उसे? ऐसा थोड़ी बोलोगे एक ही ट्रक है तो 10 ट्रक के बराबर, क्योंकि काम उसने 10 ट्रक के बराबर किया है तो 10 गिनोगे। तो यहाँ पे जितने चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होगी जितने चक्कर लगाएगा। बात समझ आ रही है? बैटरी में लास्ट कल जो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर ही तो लगाते रहते हैं। सिंपल सी बात है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका मतलब हम चक्करों की संख्या निकालने कितने लगा रहा है, चक्करों की संख्या निकल गई तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का नंबर। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? जितने चक्करों की संख्या होगी। और ई आपको पता ही है, तो किससे निकाल दोगे? Q इज इक्वल टू एन ई। इसका मतलब दोनों फॉर्मूला में बस इतना डिफरेंट है कि फॉर्मूला अब भी ये यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, और पहले भी यूज करते Q इज इक्वल टू एन ई, लेकिन वहां पे एन क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे है चक्करों की संख्या। आपको डाउट ज्यादा टेंशन लेनी है तो दोनों एक ही फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है, मतलब बदल गया, मतलब
बदल गया, वहां पे था इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ पे क्या है, चक्रों की संख्या, और चक्रों की संख्या ही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने बोल दिया जितने चक्कर लगा देगा इतने ही इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। अब निकालना कैसे, समझ तो आ गया। निकालना कैसे भाई, निकालने का तरीका होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा होगा आपने। तो जैसे किसी की वेलोसिटी होती है चाल, और यहाँ पे क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं आप, और यहाँ पे आप समय लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालते हैं पहले इसका, हमें निकालना है भाई 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। और 1 सेकंड में चक्करों की संख्या निकालने के लिए हम ये देख लेंगे कि ये एक चक्कर लगाता कितने सेकंड में। खुद सोचो भाई, हम पहले ये देखेंगे कि ये एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, देख लें, फिर हमें पता चल जाएगा कि एक चक्कर कितने सेकंड में लगाएगा। अरे खुद सोचो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है, तो आप बता नहीं सकते कि 1 सेकंड में कितने लगा देगा। आपको पता है कि भाई एक चक्कर ये 0.1 सेकंड में लगाता है, तो मैं पूछूं 1 सेकंड में कितने लगाता है, आप बता दोगे, सीधी सी बात है। तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि एक चक्कर में टाइम कितना लेता है, फिर हम बता देंगे कि भाई 1 सेकंड में इतने लगा सकता है ये। तो वो निकालते हैं हम किससे, चाल बराबर दूरी बटे समय का यूज जब करोगे तो टाइम इधर आ जाएगा और वेलोसिटी 40 की इधर आ जाएगी। तो क्या होता है, क्या होगा, ये है ना समय, तो दूरी अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चाल हो जाएगी। देखो इतना घुस के कोई पढ़ाता नहीं है, बात समझ आ रही है। लेकिन मुझे क्या है, मुझे तो मैंने इसीलिए सीधी सी बात है ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि मुझे तो समझाना ही से मतलब है, बच्चा जो पढ़ के जाए ना वो कहीं भटके नहीं। फिर ये हो गया। अब क्या होगा, दूरी कितनी है, दूरी कितनी चल रही है, यहाँ से लेके खुद सोचो यहाँ तक की दूरी चल रही है ना, तो ये पूरी परिधि चली है, आपने 10th में पढ़ा होगा। इसकी डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो चलिए, ये कितनी होती है 2 पाई आर, तो डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी 2 पाई आर। चाल कितनी, चाल भी है इसकी। तो भाई टाइम तो लिया इतना उसने एक चक्कर लगाने में, जब तुम्हें पता चल गया एक चक्कर लगाने में इतना टाइम है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो आपने पढ़ा होगा इसे निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो बोलते हैं उसकी आवृत्ति। आवृत्ति का मीन्स क्या होता है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, और वही तो हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, और 1 सेकंड में चक्करों की संख्या किससे निकालते हैं, आवृत्ति से निकाल दें। बस कुछ नहीं करना आपको भाई, इसका उल्टा करना है बस। लो एन अपॉन क्या होता है, 1/t। एन क्या है, पर सेकंड, जो चक्कर लगा रहा है ना, इससे तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना आपको, क्योंकि टी है, ये क्या है, उल्टा है टी का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी। तो v कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट समझ आया ना, घुसा माइंड में। तो हमने क्या निकाल लिया, ये है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, क्या है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, और इन चक्करों की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल। तो यहां से आप डिफाइन कर देंगे। अब मुझे बताओ समझ आ गया कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे, समझ तो आगे क्या कर रहे हैं हम निकाल रहे हैं एन, और एन हम निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। किसी को दिक्कत यहाँ पे, कोई डाउट। अब यहाँ पे रख दो इसको। देखो क्या होता है, मैं सॉल्यूशन तुम्हें इसलिए दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, मल्टीप्लाई तो करनी है, मल्टीप्लाई तो आप कर भी सकते हो, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया किसी ने, गुणा भाग करनी है, आप कर सकते हो। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 2.2 इंटू 10 की पावर 6। बताओ मुझे कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 चल रहा है अपना, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 3.14 भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फायदा 22/7 लगाने से, क्योंकि 2.2 दिख रहा है ना ऊपर, तो कटने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और कितना है आर, आर कितना है आपका 5 इंटू 10 की पावर कितना, -11। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ पे, नहीं ना। अब क्या करोगे आप, आपको पता है 7 कहाँ पे पहुंच जाएगा, 7 कहाँ पे पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा ना सबसे, क्योंकि ये तुम्हें पता है यहाँ पे कौन सा टर्म्स बने हैं, 4 टर्म्स बन गया है, 4 टर्म्स बन गया है, क्योंकि इसके नीचे 1 मानोगे 4 टर्म्स बनेगा ना, और 4 टर्म्स फर्स्ट में पहुंचता है। तो मैंने बोला पहले आप क्लियर लिखा करो, नंबर को एक साइड लिखा करो, 7 तो ऊपर पहुंच गया ना, और आप सिंबल और पावर को एक साइड लिखा करो। तो हमने नंबर को क्या कर लिया, देखो एक साइड कर लिया, पहले कर लिया, और देखो पावर, अब नीचे पावर कितनी है 11, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +11, और 6 से तो कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना नहीं होगा, 17 हो जाएगा। अब कुछ करें, क्या करें, देखो मैंने कितना इजी तरीका बताया, पॉइंट हटाना है तो उसके अपोजिट में आप इतने जीरो बढ़ा लिया करो। ये तो सबसे कम बच्चे, ये सबसे लो बच्चों के लिए है, वरना पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाना अगर आता है किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जिससे नहीं आता तो उसके लिए सिंपल है, अपोजिट साइड में 1 के बाद में जीरो बढ़ा दो। ये कितना हो गया, इसे पूरा गया, अब तो गया ना। अब यहाँ पे और कोई जा रहा है, जा रहा है तो देख लो, नहीं जा रहा तो आप डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर बचा हमारा 7 इंटू 10 की पावर 17। नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा आपका 5 है ना, 50। बताओ किसी को दिक्कत, n आ गया, कहाँ पे 2 भी है, 2 भी है तो लो 2 भी है, बढ़िया। अभी तो कैलकुलेशन दे रही हूँ, घर करना है इसे एकदम मस्ती के साथ। तो n आ गया, n आने के बाद क्या निकाल लोगे आप, q इज इक्वल टू एन ई, क्या निकालोगे आप, q इज इक्वल टू एन ई। आप किसी को दिक्कत डाउट नहीं ना। अब आपको पता है भाई धारा निकलना, तो अब हमारा निकल गया, कैसे निकल गया, q आपके पास, n आपके पास आ गया, n आपके पास आने के बाद q आ गया, और i निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, q अपॉन t चाहिए ना, q आप निकाल चुके हो, और t साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 सेकेंड, क्योंकि ये सब प्रोसेस चल रहा है 1 सेकेंड काम के लिए। सब काम कितने सेकंड में कर रहे हैं हम, तो टाइम कितना लिया गया, शायद आपके समझ आ गया होगा, बताओ मुझे, आ गया? एकदम स्लो स्लो किया करो, एकदम समझ समझ के कहां से क्या करना है। इसमें क्या था, पहले बस सिंपल एक चेंज है इसमें, मालूम है क्या, बस ओनली एक चेंज है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चक्रों की संख्या के बराबर आ गया, बाकी सेम ही है। चलें आगे, चलें, चलते हैं, चलो आगे। आगे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा। उसने बोला एल्युमिनियम का एक तार कितना है, 0.1 सेमी व्यास के तांबे के तार से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। देखो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसे आप डायग्राम बना के किया करो, इंटरेस्ट आता है। जैसा भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था ना, बिना डायग्राम के समझ आता हमें बिल्कुल भी नहीं आता, तो हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। जोड़ा गया, उसने बोला इसमें 10 एम्पियर की वैद्युत धारा है, 10 एम्पियर की वैद्युत धारा इसमें से दौड़ रही है। बड़ा इंटरेस्टेड है और देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन इतना इजी है ये कि तुम सोचोगे नहीं इतना इजी है। यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व तथा तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का आह्वान वेग निकालना है आपको। तो क्या बोला उसने, एन एल्युमिनियम वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कॉपर वायर ऑफ 0.16 सेमी डायमीटर। यहाँ पे बोला है देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इन देम, फाइंड द करंट डेंसिटी इन द एल्युमिनियम वायर एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर। तो आपको दोनों निकालने। अब पहले इसको समझ लो है क्या सिस्टम इसका, डायग्राम बना के तो करेंगे उसके बाद। अब तू आगे से रोक दे। अब हम देखने वाले हैं इसका, देखो बिना डायग्राम के क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। उसने बोला गया है, बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि उसने बोला एल्युमिनियम का तार है और तांबे के तार श्रेणी का मतलब एक के बाद एक लगे हैं। जैसे देखो एक हमारे पास तांबे का तार है, क्या है, तांबे का तार है ना, लो तांबे का तार है, और दोनों के ब्याज दे रखे हैं ना, इसका ब्याज से इतना श्रेणी क्रम में लगे। अब एक है हमारा कॉपर का तार, क्या है हमारा, कॉपर का तार। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक लगे, लगे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत कोई, लगे है ना। आप देखो क्या बोला उसने, आप जो भी पूछा है, उसने पूछा है 10 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। तो आप खुद सोचो, आपने पढ़ा था जितना करंट इस साइड से जाएगा इतना ही तो निकलेगा। श्रेणी क्रम पढ़ा था ना आपने, श्रेणी में क्या होता है, जितना करंट एक से जाता है साइड से, सभी प्रतिरोधों में रेजिस्टेंस में एक ही सा करंट निकलता है। तो जितनी धारा यहाँ से जाएगी इसमें दोनों में सेम ही होगी ना, तो यहाँ से बोल रहा है कि 10 एम्पियर जा रही है। कितने एम्पियर,
10 एम्पियर, तो सी बात है दोनों से 10 एम्पियर ही निकलेगी, ये उसने बोला है। पूछा अलग अलग है। अब उसने देखो क्या बोला है, एल्युमिनियम के तार का व्यास 0.16 सेमी व्यास है। इसका क्या है, इसका दे रखा है उसने व्यास तांबे इतना। अब देखो क्या है इसका व्यास का मीन्स क्या होता है, चलो इंग्लिश में बता देता हूं पहले। एन एल्युमिनियम वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कॉपर वायर। ये तो मैंने पढ़ के सुना दिया था शायद आपको, सुना दिया ना ये। हाँ, तो क्या है इसमें डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर किसका है, डायमीटर किसका है, इसका है एल्युमिनियम तार का है, नहीं एल्युमिनियम का तार उसने बोला है 0.16 सेमी व्यास के तांबे के तार से जुड़ा है। तो व्यास तांबे के तार का दे रखा उसने, ध्यान से पढ़ो इसे। तो तांबे के तार का व्यास है, तो डायमीटर किसका है, तांबे का। तांबा मीन्स कॉपर तो नहीं कहते तांबे को, कहीं साफ साफ लिखा है देखो। तो डायमीटर किसका है, Cu कॉपर का, कितना दे रखा है 0.16 सेमी दे रखा है। आगे धारा कितनी दे रखी है, आई कितनी है 10 एम्पियर। अब आपको निकालना क्या है, एल्युमिनियम के तार में तो धारा घनत्व निकालना है, एल्युमिनियम के तार में क्या निकालना है, धारा घनत्व निकालना है। और तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का आह्वान वेग निकालना है, आह्वान वेग निकालना है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें चाहिए भाई एक एक करके, ये दे रखा है उसने, और तांबे के तार में घन मीटर आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये किस में दे रखी है उसने, तांबे के तार में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो किसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है इसमें, तांबे के तार में, तांबे के मतलब Cu के तार में इलेक्ट्रॉनों का जो दे रखा है नंबर वो कितना है 8.4 इंटू 10 की पावर कितना है 28, क्या है घन मीटर आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां तक नोट कर लिया। अब जो जो निकालना है हम निकालेंगे। पहले क्या बोला उसने, एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व निकालना है, किसके तार में, एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व निकालना है। अब धारा घनत्व आपको निकालना है तो क्या चाहिए, धारा घनत्व निकालने के लिए देखो धारा घनत्व के कितने अपने पास फॉर्मूले, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो कोरिलेट फॉर्मूले का मतलब यही होता है कि जो मैच करता है उसे लगा दो आप। आपके पास धारा घनत्व के एक तो फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, एक तो होता है आपके पास ये, अगर आपके पास आई है और ए है, आई ए है तो ये लगा सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं है तो एक इससे भी तो फॉर्मूला बनाया था आपने आई की वैल्यू रख के। आई क्या होता है एन ई वी डी, और क्या होता है यहाँ पे एन ई वी डी ए होता है ना, और ए से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो जे का एक फॉर्मूला ये निकल के आता एन ई वी डी। तो आपको जो भी यहाँ पे सुटेबल लगेगा उसको आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि भाई इसका दे रखा उसने एरिया, एल्युमिनियम के लिए पूछा है ना उसने, एल्युमिनियम के लिए पूछा है भाई, एल्युमिनियम के लिए जब पूछा है तो सीधी सी बात है एल्युमिनियम के तार का इतने सेमी व्यास के तांबे के तार से श्रेणी क्रम में, इसका मतलब एल्युमिनियम का उसने कुछ नहीं दिया, एल्युमिनियम का उसने कुछ भी नहीं दिया, बस एल्युमिनियम के तार में कितनी दे रखी है धारा दे रखी है, लेकिन एरिया नहीं दे रखा। और निकालना क्या है इसमें, एल्युमिनियम के तार में निकालना धारा घनत्व, और धारा घनत्व के निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन साफ साफ लिख रही है, या तो हमारे पास एन ई वी डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए एन ई वी डी होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आई और ए होना चाहिए, आई और ए दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। अब देखो एल्युमिनियम के लिए उसने भाई यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दिक्कत होगी प्रिंटिंग में, बाई चांस प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है उसने इसका एल्युमिनियम का भी व्यास दिया होगा, यहाँ पे उसने ये हो गई। तो मैं अपने साइड से एल्युमिनियम का व्यास आपको दे देता हूँ। तो एल्युमिनियम का व्यास मान लो उसने कितना दिया है, एल्युमिनियम का व्यास दिया है उसने इसका है ना, तो मैं कर देता हूँ कि इसका जो डायमीटर है वो 0.8 है, कितना है 8 डायमीटर है। तो इसका तो डायमीटर दे रखा है, तो एल्युमिनियम का वाई मिस्टेक हो गया तो कोई नहीं, हो जाता है। एल्युमिनियम का जो डायमीटर है वो कितना है 0.8 है। अब आपके पास इसका डायमीटर है,
अब आपको पता है कि डायमीटर से क्या निकाल लेते हो, व्यास से क्या निकाल लेते हो, त्रिज्या, क्योंकि व्यास क्या होती है त्रिज्या की, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो दोनों का लिख दूं मैं निकाल के। तो रेडियस किसकी आएगी, रेडियस जो कॉपर की आएगी वो आपको पता है, कॉपर का व्यास ये आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 0.8 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। यहाँ पे आप एल्युमिनियम की निकालेंगे, एल्युमिनियम का डायमीटर इतना है तो व्यास इतना है, तो एल्युमिनियम का कितना आएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों सेमी में है तो आप दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, इस टाइम फिलहाल सेमी में, राइट। अब हम निकालना स्टार्ट करें एक का, पहले हम किसका निकालें, उनसे पूछा है धारा घनत्व निकालना है भाई किसका, एल्युमिनियम का। अब एल्युमिनियम से स्टार्ट कर दें, धारा घनत्व किसका निकालना है, जे एल का, एल मतलब एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का निकालने के लिए देखो ऐसे ही तो किया करो, आप ऐसे किया करो, जो दिया है पहले तो नोट कर लिया, नोट करके जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाओ, पहले फॉर्मूला लगा के फिर ये देखो भाई किसी की जरूरत तो नहीं है, सब दिए है कि नहीं, और अगर नहीं दिए तो आप पहले उसे लेके आओ, ऐसे तो करते हैं। पहले नोट किया, फिर हमने लगाया कि धारा घनत्व के हमारे पास साफ साफ लिख रखे हैं दो फॉर्मूले हैं, हम इसका यूज करें इसका यूज करें, तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और इसलिए हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे क्योंकि आई हमारे पास है ना भाई, आई तुम्हारे पास है और ए आप डायमीटर से निकाल लेंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना चाहेंगे इसका उसका, क्योंकि बीडी तो दिया ही नहीं, इसका कैसे करोगे ऊपर वाले का। तो ये होगा, क्या करोगे आप, आई अपॉन ए। अब आप खुद सोचो भाई ये तो है नहीं हमारे पास तो आर है, तो क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ पे ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसका आ गया आपका, एल्युमिनियम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एल्युमिनियम की, दो आर लिख रखी है, आपको लिखना जरूरी है वरना पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया। अब क्या करना, ओनली आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, आपको पता है वैल्यू धारा की कितनी है 10 है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 ही होती है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, एल्युमिनियम वाली लगानी है यहाँ पे 0.4 है ना, और मीटर में लगानी है तो क्या करना है 10 की पावर माइनस, सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, कर दोगे ना इसको सॉल्व, तो 7 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे कितना बचेगा, नीचे 22 बचेगा, इसका स्क्वायर नहीं करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, और ये जो पावर होगी अपनी ये कहाँ पे पहुंचेगी 4 हो जाएगी, 4 ऊपर पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी प्लस की 4 हो जाएगी, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो आप क्या निकाल देंगे यहाँ से, जे निकाल देंगे, निकाल दिया जे, किसी को कोई दिक्कत बताओ, अब तो डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये किससे काट दूं मैं 2 से, तो 5 टाइम हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया। बाकी आप इसे डिवाइड तो कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो ना, ऊपर क्या बचा हमारा, और तो नहीं कट रहा, यहाँ पे पॉइंट हटा के क्या कर दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, तो ऊपर कितना हो गया 50 इंटू 7, 10 की पावर कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया 11 इंटू, अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, इसका आ जाएगा एल्युमिनियम का। अब उसने पूछा है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का अव्वा वेग निकालना है तांबे में, किसमें निकालना है, तांबे में, तो तांबे का निकालोगे ना अव्वा वेग, तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले बताओ मुझे, अव्वा वेग निकालने के लिए पहले इसका काम तो हो गया, हमने इसका धारा घनत्व निकाल दिया, नो टेंशन, जब एक काम कर लिया करो उसको खत्म कर दो, ये तो काम खत्म हो गया ना, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सवाल दिए होते हैं, भाई इसका काम खत्म, इसकी टेंशन खत्म, एक साइड में रख दो। अब आगे चले, आगे क्या करना है, आगे उसने बोला तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन का अव्वा वेग निकालना है, तो ये तो हमने रोक दिया यहीं पे, ये तो हो गया हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब निकालना हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, J इज इक्वल टू एनी VD, यही तो यूज करोगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको पता है इसका भी J नहीं है, इसका भी तो J नहीं है भाई, आपको पता है इसका भी J नहीं है, लेकिन क्या दे रखे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन संख्या है, ये सबको पता होता है,
VD आपको निकालना है, लेकिन J तो नहीं है, तो ऐसे ही J आप इसका निकालेंगे। बिल्कुल सेम टू यू। किसका J निकालेंगे पहले आप J निकालेंगे किसका, कॉपर के लिए, तो कॉपर का, किसका, कॉपर का J निकाल लेंगे I/A लगा के। बिल्कुल सेम निकलेगा ना, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि I इसके लिए भी tan आएगा, A क्षेत्रफल, इसका भी क्या दे रखा है आपके पास, व्यास, तो इसका भी व्यास दे रखा है, बिल्कुल सेम करके इसका J आ जाएगा ना J। अब J आने के बाद आपको पता है इस फॉर्मूले का यूज करोगे आप और VD निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपने बिल्कुल सेम इसी की तरह निकाल दिया और फिर आप ये यूज करोगे। जब ये यूज करोगे VD निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, J अपॉन एन E इज इक्वल टू VD। तो VD क्या आएगा, VD इज इक्वल टू J अपॉन एन E। आपको पता है J यहाँ से निकाल दोगे, एन आपको पता है साफ साफ दे रखा है कॉपर में इतने हैं, और E सबको पता होता है। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जैसे जैसे भी बोले वैसे वैसे करते जाओ। अगर वो 50 भी पूछे ना, 50 के 50 ही निकल जाएंगे। बस एक करो, उसे खत्म कर दो, फिर अगले पे जाओ, उसके बारे में सोचो, वो हो जाए, उसे खत्म कर दो। अब आगे चले, लेकिन कर तभी सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। चले, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे, पता ही नहीं चलेगा धारा घनत्व क्या होता है, तो कैसे करोगे। चलो आगे देखिए आप देखो यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या बोला उसने बोला तांबे के तार में 8.4 × 10 की पावर 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेमी होते हैं। तो उसने पूछा तांबे के तार में 0.21 एम्पियर की धारा हो, तार में धारा इतनी दे रखी है, तो क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों का अववा वेग ज्ञात करना है और उसके तार का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो ये वाला इजी है, थोड़ा इजी है ना, इसमें डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, कॉपर हैज 8.4 × 10 की पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेमी 3, हाँ सेमी की पावर क्यूब है। इफ द कॉपर वायर हैज ए करंट ऑफ 0.21 एम्पियर फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 1 mm। इसका मीन, अब देखो इसका मीन्स ये है कि हमारे पास, आपने पढ़ा है अच्छे से, कुछ इस तरह से पढ़ा ना आपने, ध्यान करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया था ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसी तरह से वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और कुछ धारा फ्लो हो रही थी ना, याद करो हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंट लगाया था, धारा फ्लो हो रही थी, तो उसने बोला धारा भी फ्लो हो रही है, धारा भी इसमें फ्लो हो रही है। अगर इसे मैंने प्लस लिया और इसे माइनस लिया, तो धारा किधर फ्लो होती है, प्लस से माइनस की ओर, तो धारा फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है, धारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और कितनी हो रही है, 0.21 एम्पियर हो रही है ना, हो रही है। तो सीधी सी बात है, अब उसने क्या पूछा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताए, एन होता है ना एक प्रति एकांक आयतन में, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है, जो वॉल्यूम है वो सेमी की पावर 3 में दे रखा है, मीटर में नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, वो निकाल लेंगे हम, ये दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, अववा वेग ज्ञात करना, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं ना साइड में इस तरह से दौड़ते, VD, मैंने तभी तो बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वही चीजें उठा के पूछ लिया जो हमने कर रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनुगमन वेग चलते इलेक्ट्रॉनों का, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से बोला उसने कि धारा फ्लो इस तरह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से जा रहे हैं वही तो पूछा उसने, अनुगमन वेग कितने स्पीड से जा रहे हैं वो बताओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे आपने वो दे रखे हैं उसने, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पड़ा था आपने वो भी दे रखा है, नोट करें आप। देखो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आपको पता है n, 8.4 × 10 की पावर कितना है, 22, क्या है, सेमी 3 में, किसमें, सेमी की पावर, हमें करना है मीटर की पावर 3, और सेमी को मीटर में करते हैं तो कितना आता है, 10 की पावर 2। अब सेमी को 3 में करोगे, ये तो याद है ना, देखो सेमी है, सेमी को मीटर में करोगे तो मीटर ऐसी तो आता है ना। अब यहाँ पे क्या है, सेमी की पावर 3 है, तो सेमी की पावर कितना करने पड़ेगा,
3, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा 3, कन्वर्ट करना आता है ना यूनिट को, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना प्लस में जाएगा, क्योंकि छोटे को बड़े में कर रहे हैं। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं, आप प्रति यूनिट है। यहाँ पे एक चीज और समझानी है, आप देखो प्रति यूनिट का मतलब है बटे में, प्रति यूनिट का मतलब है बटे में। बटे को आप जब आप ऊपर लेके जाओगे, ऐसे ये बोला है इसने कि ये ऐसे है, देखो ऐसे सेमी की पावर 3 है, क्या है सेमी की पावर 3, ये वाली बात समझ लो वरना घर जाकर कंफ्यूज होगी। सेमी की पावर 3 है। अब आपको बदलना है इसे काय में, मीटर में। तो आपको पता है सेमी किसके बराबर होता है, -2 मीटर के। अब यहाँ पे जब -2 मीटर रखोगे आप, तो क्या आएगा, -2 मीटर की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो ये कितना हो जाएगा 6 नीचे है तो माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो इसलिए प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आया कैसे हुआ है? ये सेमी इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर -2 मीटर, लेकिन ये पर है नीचे है तो ऊपर को लेके जा रहे हैं इसलिए प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 10 की पावर 6 मीटर, मीटर में बन गया तो कितना हो गया 8.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 28 मीटर की पावर प्रति नहीं तो गड़बड़ क्या है यहाँ पे, प्रति मीटर की पावर 3। जो तुम्हारी दिमाग खराब करता है प्रति तो करता, ये हो गया। तांबे में आई कितनी दे रखी है, कितनी है 0.21 एम्पियर, बहुत बढ़िया। अब क्या है, एरिया कितना दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसका 1 मिमी, और इसने मिमी आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मिमी क्या है। देखो छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कभी घर जाके ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बेचारे बहुत वीक होते हैं, इनमें तो क्या है हमें तो 1 मिनट फालतू लग जाएगा लेकिन काम हो जाएगा। तो क्या है आपको पता है किसमें है ये, किसमें मिमी में है ना, तो हमें किस में करना है मीटर में, तो कितना आता है -3 आता है, लेकिन क्या है स्क्वायर करना है, जैसा अभी करा स्क्वायर करते हैं। ध्यान रखना जिस तरह से आप यहाँ पे घाते होती है ना, जो यूनिट चेंज करते हैं उन पे भी पावर लगानी पड़ती है जब जाके कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका करोगे सेमी का 10 की पावर -3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे होगा 10 की पावर -6 क्या होगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ई का चार्ज दे रखा है, वीडी निकालना है, तो ये क्वेश्चन इजी है, ये वाला क्वेश्चन इजी है जहां तक मेरा आइडिया है। अब निकालना है आपको बीडी निकालना है, तो बीडी के लिए आपके पास क्या कौन सा फॉर्मूला होता है याद करो, था कोई फॉर्मूला ना था, बताओ भाई। अब कितने, अभी तो दोनों फॉर्मूले लिखे हमने, एक क्या होता है अपने पास बीडी, ऐसे नहीं होता, बीडी इज इक्वल टू, देखो निकाल के अभी भी दिखाया था मैंने तुम्हें, यहाँ पे देखो, और फॉर्मूला कन्वर्ट करना सबसे आता है ना, आता है, अगर वो नहीं आता तो दिक्कत आ जाएगी, सब फॉर्मूला कहाँ तक याद करोगे। आपको बताया जे इज इक्वल टू क्या होता है, किस में निकालना है आपको, बीडी में निकालना है रिलेशन, बीडी में और किस में, वीडी में चाहिए ना, ओनली और आई में चाहिए, वीडी और आई में, तो यहाँ पे जे में तो नहीं चाहिए ना अपने को, क्षेत्रफल है जे में चाहिए भाई, क्षेत्रफल है ना, तो जे से। चलो अब देखो, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें जे वीडी, तो आई में निकाल दो, अब रिफ्रेट होगा। चलो जो भी है जैसा आपको जरूरत पड़े वैसे निकाल देना, चलो इसमें तो नहीं, जैसे बाई चांस अगले में जरूरत पड़ गई तो वहां पे लगा सकते हो आप, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। क्या होता है, आई अपॉन ए होता है ना, आई अपॉन ए होता है। अब आप रखेंगे आई की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था मैंने, एन ई वी डी होता है ना, और क्या होता है ए होता है, और ए से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोनों फॉर्मूले एन ई वी डी। अब आपके पास एक तो ये है आपका और एक आपके पास ये है, और यहाँ पे क्या निकालना है, वीडी निकालना है, क्या निकालना है, वीडी निकालना है। अब वीडी निकालने के लिए खुद सोचो भाई, वीडी निकालना आप लोगों को क्या निकालना है, वीडी। अब वीडी निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एन चाहिए, ई चाहिए, तो एन आपके पास है, ई आपके पास है, एक चीज नहीं दिखाई दे रही होगी, क्या, जे, और जे कैसे निकालोगे, आई अपॉन ए,
वो पागल थोड़ी है जिसने आई ए दिया है। आई ए क्यों दिया है? आई ए इसीलिए दिया है कि आप तो करने का बड़ा सिंपल मेथड है जो ध्यान से करते हैं। सब लिखो, नोट करो वैल्यू, और फिर देखो भाई निकलवाया क्या है। हमने पूछा कि ये निकलवाया, फिर उससे चेक करो क्या उसने सब कुछ दे रखा है या नहीं। अगर नहीं दे रखा उसे लेके आओ। फिर हमने देखा कि यार ये तो इससे निकलेगा J इज इक्वल टू एन ई बी डी से। तो हमने देखा कि n तो हमारे पास है, e भी हमारे पास है, बी डी हमें निकालना है, J तो है ही नहीं। तो पहले हम J को निकाल के लाएंगे। J निकालें पहले, क्यों निकालना है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो J निकाल दो। तो J कैसे निकालोगे आप? J तो सिंपल है, कितनी बार निकाल चुके हो, I अपॉन A से। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, A भी डायरेक्ट दे रखा है। और तो क्या करोगे आप, बस रख दो दोनों को, पॉइंट हटा दो, इसके पॉइंट हटा दो ना। तो क्या लिख दोगे इसको, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, J इज इक्वल टू होगा, देखो I को क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटा दो दोनों, तो क्या होगा 21 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो ना। दोनों पॉइंट हटा दिए हमने। अब यहाँ पे 1 है ना, तो कितना है 1 इंटू 10 की पावर कितना है -6। अब आपको पता है पावर पावर को सॉल्व कर लो, ऊपर कितना 21 और नीचे कितना 1 ही है ना। अब देखो 6 जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा +6, और यहाँ पे माइनस है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 4, काय की पॉजिटिव भाई, प्लस जाएगा ना ऊपर, 1 से डिवाइड करोगे तो 21 ही रहेगा। तो J कितना आ जाएगा 21 इंटू 10 की पावर 4। अब आपके पास J भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, तो आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास है J इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब आपको क्या चाहिए, बी डी चाहिए, तो वी डी को रहने दो, इधर कर दो, तो क्या होगा J अपॉन एन ई इज इक्वल टू वी डी। वैल्यू रखोगे इसको आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, J अपॉन एन ई, और वैल्यू आपके पास सब है, अब तो आप कर सकते हो। तरीका यही है, सवाल से डरो मत, अच्छे से पढ़ो। पढ़ा सवाल, जो भी दे रखा है नोट कर लिया, बहुत प्यार के साथ नोट किया, फिर उसके बाद जो पूछा उसका फॉर्मूला लगाया, और बिल्कुल प्यार से देखो कि सब कुछ जो चाहिए वो है कि नहीं है। क्या तुम कहीं जाते हो घूमने तो सामान आराम से देखते हो बहुत कि सब कुछ है या नहीं है, नहीं होता तो क्या करते हो, पहले लेके आते हो फिर जाते हो। तो वही करना है यहाँ पे भी, कोई नई बात नहीं है, ये लाइफ में करते भी हैं अपने जनरल जो यहाँ पे करते हैं। बस ये बुक है तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, करना वही है। आगे चले, आगे चले। एक तार का प्रतिरोध इतने हमें, यदि तार को खींचकर लंबाई इतनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, है? इसको अभी कराऊं, अभी कराऊं ना, अब तो हार्ड सवाल तो आने लगे ना, अब थोड़ा सा ये आप समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, उसने बोला है कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, उसे खींचकर प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। उसने बोला द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ इज मेड n टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ, देन दैट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसका मीन्स ये है कि उसने ये बोला है कि हमारे पास एक वायर है, क्या है हमारे पास, एक वायर है, एक हमारे पास वायर है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम इसमें ना, 10 था, ये था 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, 7 है, 7 है ना, ये आप देखो, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्लाइड नंबर 7 है। यहाँ पे देखो, उसने बोला है कि हमारे पास कोई वायर है और उसकी लेंथ L है, क्या है लेंथ, आपको पता है लेंथ होगी तो उसका एरिया भी होगा, तो माना लेंथ इसकी है और एरिया A। अब केस, दो केस है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। उसने बोला सेकंड टाइम हमने क्या किया, इसे खींचकर n, इसकी लेंथ n टाइम बढ़ा दी। n टाइम का मतलब इसकी जो लेंथ है अब n टाइम ज्यादा है। जैसे मैं बोलूं 50 क्या है, 50 क्या है,
5 का 10 टाइम है, मतलब 50 5 का 10 गुना है, तो उसने n गुना लेंथ कर दी। तो अब लेंथ किसकी है, कितनी है इसकी, n गुना बढ़ा दी। तो इसे मान लो कि हम दो केस होते हैं, जब दो केस होते हैं मतलब दो कंडीशन होती है, तो एक को मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन और एक को मान लेते हैं सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के बाद वैल्यू को सबको 1 1 दे देते हैं, क्योंकि देखो कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन क्या है फर्स्ट, और ये कंडीशन सेकंड, तो इसकी जो भी वैल्यू होंगी उसमें 1 लगा दो, तो इससे ये पता चल जाएगा, पहचान हो जाएगी कि ये फर्स्ट वाली बात है और ये सेकंड वाली बात है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, मान लो इसकी लेंथ कितनी हो गई, L2 हो गई, तो एरिया भी चेंज हुआ होगा, तो A2 हुआ होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब उसने बोला देखो सीधी सी बातें याद रखना कि जब हम किसी को खींचते हैं, किसी को क्या करते हैं हम खींचते हैं, तो अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसकी ब्रेथ घटेगी। नहीं समझ आया, किसी चीज को खींचते हैं तो लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई घटती है ना, चौड़ाई घटती है, चौड़ाई घटती है मीन्स उसकी त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटती है मीन्स एरिया घटता है, क्षेत्रफल घटता है। तो खींचने से क्या होगा, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, उसका क्षेत्रफल घटेगा। तो इसी तरह से जब हमने से खींचा है तो इसकी लेंथ तो बढ़ गई, एरिया क्या हो गया, घट गया, घट गया ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम एरिया का और लेंथ का मल्टीप्लाई कभी भी करेंगे तो बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जैसे मान लो हम क्या करें, इसका वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम देखें इसका V1 मान लो, इसका वॉल्यूम V2 मान लो, इसका दोनों को वॉल्यूम देखें। जब वॉल्यूम आप देखोगे तो सीधी सी बात है इसका क्या आएगा, आपको पता है एरिया से अगर लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल आता है, वॉल्यूम निकल आया, इसका निकल आया ना। अब देखो इसका वॉल्यूम निकालोगे आप V2, तो इसकी भी क्या करोगे, एरिया से लेंथ की मल्टीप्लाई करोगे, आ गया। अगर इसकी क्या हुई, हमने खींच दिया तो लंबाई तो बढ़ गई लेकिन एरिया घट गया, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इतना ही रहा। नहीं समझे, जैसे मान लो यहाँ पे था 5 × 10 था, तो कितना आ रहा था 50 मान लो कि 50 आ रहा था। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कर दिया कितना 2.5 और यहाँ पे कितना कर दिया 20 कर दिया। अब भी कितना आएगा 50 आएगा। तो एक चीज घटी है एक चीज बढ़ी है, दोनों का मल्टीप्लाई तो इक्वल ही रहा। यहाँ पे भी कितना रहा देखो 50 और यहाँ पे भी कितना रहा 50, तो लेंथ बढ़ी तो इसका मतलब इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो सेम रहेगा। तो खींचने के बाद लेंथ क्या रहती है सेम, अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम सेम रहता है। यही बस इसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन डिपेंड होता है। तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है, n गुना है। आप करें क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या होगा, प्रतिरोध पूछा है, नया प्रतिरोध। अब एक प्रतिरोध ये है, यदि तार को खींचकर लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दी जाए। अब n2 कितना है, n टाइम है फर्स्ट का, अरे नहीं समझे क्या है, n टाइम नहीं है प्रारंभिक लंबाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन है और यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन है। ऐसे क्या करो, तो इसकी लेंथ कितनी है L1, एरिया कितना है A1, लेंथ कितनी है L2 और क्या है, उसने बोला है देखो प्रारंभिक लंबाई की n गुना है। इसका मतलब पहले जो लंबाई है L1 उसकी n गुना है, मतलब n टाइम ज्यादा है। तो L2 क्या आएगी n × L1 नहीं आएगी। जैसे मैं बोलूं 50 5 का 10 गुना है, तो छोटे वाले मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो गया। दोनों क्लियर है। अब क्या होगा, अगर हम देखें क्या, हम देखें इससे तो क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए लगाएं और इसके लिए लगाएं, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि वॉल्यूम क्या रहने वाला है, इनका सेम रहने वाला है। V1 = V2, दोनों का आयतन क्या रहेगा सेम रहेगा। अब लगा दो यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी A1 L1, A1 L1, A1 L1 और इसकी क्या आएगी A2 L2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, इसके डिवाइडेशन में ले आ सकते हैं कि नहीं ले आ सकते। मैं ऐसे ही कर दूं इसको, मैं ए को इसके ए को मैंने एक साइड कर दिया, ए को इधर लाया तो नीचे आ गया, एल को मैं उस साइड ले गया तो क्या हो गया
अपॉन, हो गया यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं एल को इधर ले आऊं तो क्या होगा, L2 अपॉन क्या है, L2 अपॉन L1 बराबर क्या है n। इसका मतलब L2 की जगह L2 अपॉन L1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, n लिख सकता हूं ना। जब भी जरूरत पड़ेगी तब, जब जरूरत पड़ेगी तब। सवाल तो यहीं पे हो गया ये। आप देखो क्या होगा, इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछता है वो, बहुत बार। यहां तक किसी को दिक्कत। अब दोनों केस में हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, लगा ले। हमें निकालना है क्या आर, आर का टर्म्स क्या था, फर्स्ट कंडीशन में क्या जाएगा आपको बताएं, आर का फॉर्मूला होता हमारा आर इज इक्वल टू क्या, क्या होता रो एल अपॉन ए। क्या ये नहीं होता, याद करो, होता है ना। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या लगाएंगे 1 और इसके लिए L1 A1 और क्या है एक ही पदार्थ के बने होंगे ये किसके बने होंगे, एक ही पदार्थ के, उसने दिया नहीं है लेकिन एक ही पदार्थ के बने होते हैं। अगर एक पदार्थ के नहीं बने होंगे तो इसका रो चेंज हो जाता है। तो पदार्थ क्या लेते हैं इसका, सेम ही लेते हैं, एक ही पदार्थ के नहीं बने। खुद सोचो भाई, तार को खींचा ही तो है, तार को खींच ही तो दिया, तो तार को खींच दिया तो पदार्थ चेंज थोड़ी हो गया। ऐसा थोड़ी है पीतल का तार है, तुमने खींच दिया तांबे का बन गया वो तो पदार्थ तो सेम ही रहेगा। अगर मान लिया कि दो पदार्थ अलग अलग है, अलग अलग की तार है, तब यहाँ पे रो चेंज हो जाएगा। पदार्थ तो एक ही है ना, खींच के ही तो बढ़ा रहे हैं बस उसे, तो यहाँ पे रो दोनों का, दोनों कंडीशन के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया। दूसरी कंडीशन के लिए क्या लोगे, R2 इज इक्वल टू रो टू L2 अपॉन A2। कुछ भी नहीं होता, बस क्या करना है आपको, नया प्रतिरोध निकालना, R2 निकालना है। क्या निकालना है, R2 निकालना है। तो सीधी सी बात है, R2 निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। और सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको इक्वेशन में ऊपर रखते हैं और जिसकी वैल्यू दी होती है उसको नीचे रखते हैं। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर रख देना। तो हम सीधी सी बात है 2 को डिवाइड कर देंगे इससे, इक्वेशन 1 से। इधर इस साइड वाले को इस साइड से करोगे ना, 2 अपॉन R1 आ जाएगा, और इस साइड वाले को इस साइड से कर दो तो क्या होगा, रो L2 अपॉन A2। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा रो L1 अपॉन A1, रो से रो गया। अब कुछ दिमाग में दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा टर्म्स है, 4 टर्म्स है, ये कौन से टर्म्स में पहुंचेगा, फर्स्ट में। तो L2 A1 और यहाँ पे क्या पहुंचेगा, इनको एक एक साथ लिख दूं मैं इस तरह से, L1 A1 है ना, और ये क्या है R2 अपॉन R1। अब आपको पता है ये दोनों क्या है, बराबर। तो जब ये और ये बराबर है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n। तो ये भी तो इसके बराबर है तो इसकी जगह भी तो n लिख सकता हूं ना। तो L1 अपॉन A1 अपॉन A2 और L2 अपॉन L1, इसकी जगह भी मैं n लिख सकता हूं। ये होता है, ये होते हैं, यही तो होते हैं जो नीट में या अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। दो फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन से नया फॉर्मूला बनाना या नया क्वेश्चन बनाना। ऐसे नहीं देगा वो सिंपल से सवाल, ये सिंपल दे रहा है तुम्हें, वैल्यू छांटी लगा दी निकाल दी है, कॉम्बिनेशन भी तो देगा। ऐसे तो सब फिजिक्स सब पढ़ लेते अगर इतना हल्का होता तो। यहाँ पे देखो क्या है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं इजी बनाने की। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई n, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई n। तो हम क्या कर सकते हैं, n इंटू n, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो देखो R2 क्या हो गया, R2 जो हो गया n स्क्वायर गुना हो गया R1 का, इसका मतलब n स्क्वायर गुना। क्वेश्चन जो है ये होते हैं दो फॉर्मूलों का कोरिलेशन करके कोई नई चीज निकालना, दो कंडीशन और दो फॉर्मूलों का यूज करके। हाँ चलो आगे चले। शायद हार्ड तो लगा होगा, हार्ड लगा होगा क्योंकि तुम्हें आदत है सिंपल सिंपल करने की। आराम से जाके अच्छे से घर करना। यहाँ पे देखो आप, अब तुम्हारे मतलब का है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला उसने, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होने में कितना 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। और विद्युत भाग में निकालना ये सिंपल है, आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, समझ में भी आ जाएगा। क्या होगा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कितना है 1200 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू फ्लो ए
करंट ऑफ 3 एम्पियर 4-5 मिनट, फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। आपको पता है भाई यहाँ पे तो सिंपल दे रखा है, क्या क्या दे रखा है ये तुम छांट सकते हो। एम्पियर धारा कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट को आप टाइम में कन्वर्ट कर लो सेकंड में, मैंने बता दिया पहले ही, जो चाहो आप वैसा कर सकते हो, आंसर भी वैसे ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा 300 सेकंड आ गया। आपको क्या निकालना है, वर्क कितना दे रखा है उसने, वर्क कितना दे रखा है 1200 जूल। कोई दिक्कत, आपको निकालना है विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई निकालना है। क्या निकालना है ए निकालना है। क्या कभी निकाला था ये तो तुम्हें पता है, जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से स्टार्ट किया था, इसका शायद तीसरा लेक्चर था, कौन सा था, तो उसमें क्या किया था हमने E इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। Q बराबर क्या होता है याद नहीं आया, Q बराबर क्या होता है IT, तो क्या इसकी जगह Q, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे चाहिए W और Q, W आपके पास है Q नहीं है, तो I और T तो है, तो IT का यूज करके आप निकाल दोगे ना Q को, लो तो Q के क्या कर लो IT। बस ये फॉर्मूला फॉरवर्ड करना जिस टाइम आ गया ना, तो तुमसे बड़ा हीरो नहीं है फिर कोई भी, इसको ये नहीं है तो इससे कर दो, इसमें से कन्वर्ट कर दो। ये शायद तुम्हारे बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा मेरे आइडिया से, हैं आ गया पक्का, चले आगे चलो। चलो जितने, मेरी कोशिश है कि सब टाइप का एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये थोड़ा अच्छा है और मजा आएगा ऐसे करते हुए, नहीं मजा आएगा ऐसे इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में लाइफ का कभी एक ही एग्जाम नहीं होता, फिजिक्स पढ़ोगे तो लाइफ में जाने कितने एग्जाम फिजिक्स के लेवल से देने पड़ेंगे। हो सकता है आप बहुत बड़े डॉक्टर बनो, बहुत बड़े इंजीनियर बनो, या बहुत बड़े कुछ और बनो, तो रूल जब ये लगाए जाएंगे तो आना तो चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन विथआउट डायग्राम के नहीं होने के जो हार्ड है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है 6 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध वाले बिजली के बल्ब में कितना 4.0 एम्पीयर की धारा भेज रही है। बैटरी का वोल्ट कितना है 6 वोल्ट, बल्ब के सिरों PQ के बीच विभवांतर पूछा है, और बैटरी के टर्मिनल AB के बीच विभवांतर पूछा है, और बैटरी का अंतिम प्रतिरोध पूछा है। तो आप बैटरी लगाओ और फिरो कराओ, तभी तो समझ में आएगा क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो, अब बना इसका डायग्राम, देखो बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन नहीं होने वाले, लेकिन जिसने करे थे उसे याद है क्या किया था आपने। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक बैटरी थी ऐसे थी ना, और हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था, ये इसके टर्मिनल थे। टर्मिनल का मतलब एंड ऑफ बैटरी कह सकते हैं ना, बैटरी के सिरे जो होते हैं ये थे, ये टर्मिनल थे। यहां से आपने कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस जोड़ दिया था। एक रेजिस्टेंस आपको पता है इसके अंदर भी आ रहा था, उसको आप स्मॉल r बोल रहे थे, इसको आप कैपिटल R बोल रहे थे। कोई नया कर रहे, आपको पता है इस पे एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, उसे आप B बोल रहे थे, इस पे एक जनरेट हो रहा था, उसे स्मॉल b बोल रहे थे। ये आपने पढ़ा है, ये तो आपने पढ़ा है ना। आपको पता है इस पे एक विद्युत वाहक बल होता है, उसे आप E बोलते हैं। इसमें से एक धारा फ्लो भी होती है ना, आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो धारा फ्लो इस डायरेक्शन में होगी। ये आपका पढ़ा हुआ है, इसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साफ साफ बोला है उसने कि भाई क्या है ए बी। अब इसे क्या माना, बैटरी के टर्मिनल ए बी मान लिया, इस टर्मिनल को ए मान लिया, इस टर्मिनल को बी मान लिया। इसको सिरा क्या माना इसने, बल्ब का सिरा, एक सिरा बल्ब का ये मान लिया P और दूसरा मान लिया ये वाला Q। बात क्लियर, जो बोला हमने बना दिया, नोट कर लो। अब नोट क्या करें, उसने दे रखा है बैटरी कितने वोल्ट की है, तो बैटरी का वोल्ट मतलब EMF कितना 6 वोल्ट की बैटरी आप लेके आए मार्केट से जाके,
लेके आए। बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, बैटरी इतने ओम, बल्ब लगा दिया आ गई, हाय और आती बल्ब लगा दिया, कितने ओम का, क्योंकि लेके क्यों आए, बल्ब जलाने के लिए, लो लगा दिया, इतने ओम का आपने आपके इसमें बल्ब लगा दिया। बल्ब में धारा कितनी भेज दी, 4 एम्पीयर की धारा भेज दी, बहुत ही बढ़िया भेज दी। उसके बाद क्या कर रहे हो, पी क्यू विभवांतर निकालना है, क्या निकालना है, विभवांतर, और एबी के बीच टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध, इतनी चीजें तुम्हें डिफाइन कर दी। अब आ जाओ इसके कॉन्सेप्ट पे। हमने देखा था कि किसी भी रेजिस्टेंस के बीच, रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो उसमें से निकलने वाली धारा ले लो और उसका प्रतिरोध ले लो। क्या था भी, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ओनली, पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस की। तो आपने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, आई आर। अब इस फॉर्मूले के हेल्प लेके आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंट V है और I इससे होकर जाने वाली धारा है और रेजिस्टेंस इसका R है, तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो। आप यहाँ से I भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से V भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से R भी निकाल सकते हो। अब क्या दिया क्या उसने, सीधी सी बात है, उसने क्या पूछा है, विभवांतर पूछा है, इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंट पूछा है। लेकिन आपको पता है जितनी धारा यहाँ से निकलेगी इतनी धारा तो इसमें होके जा रही है ना, तो आपको धारा तो पता है कितनी जा रही है इससे होके, जितनी यहाँ से निकल रही है, देखो 4 जा रही है, प्रतिरोध उसने दे रखा है, तो आप इसका यूज करके क्या निकाल सकते हो, बताओ मुझे, कभी नहीं निकाल सकते, V इज इक्वल टू आई आर से निकाल दोगे। तो क्या होगा, यहाँ पे पहला डिफाइन करें, क्या निकालना है आपको, विभवांतर। विभवांतर किस पे निकाल रहे हो आप, पी क्यू, पी क्यू का मतलब बल्ब के सिरों पर, तो क्या होगा, आई आर से निकाल दोगे ना, क्या होगा, आई कितना है यहाँ पे 4 और आर कितना है 1.5, कितना आता है लगभग 15 चौका 60 आता है। तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 6.0 वोल्ट, 6.0 वोल्ट। इसमें क्या, सिंपल सी बात है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई किसी का भी रेजिस्टेंस है इससे निकाल सकते हैं, उसमें धारा इतनी है, पोटेंशियल डिफरेंट इतना, प्रतिरोध इतना, किसी का भी। यहां तक समझ आ गया। आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे पूछा उसने बैटरी के टर्मिनल। अब यहाँ पे समझो, देखो ये बल्ब इससे डायरेक्ट टर्मिनल से जुड़ा है ना, डायरेक्ट टर्मिनल से जुड़ा है, तो जितना इसके टर्मिनल के बीच विभवांतर होगा इतना ही तो बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर होगा। खुद सोचो, जैसे ये बैटरी है तो कोई आपने डायरेक्ट इस तरह से टर्मिनल से जोड़ दिया इसका, कोई भी जब डायरेक्ट टर्मिनल से जुड़ा तो जितना इसने विभवांतर दिया इतना ही तो उसके टर्मिनल पे, जितना इसके टर्मिनल ने विभवांतर दिया इतना ही तो उसके सिरों पे विभवांतर आया। अगर 2 4 जुड़े होते तो वो सब में बट जाता, लेकिन एक है तो जितना इसने दिया इतना ही उसने ले लिया, तो बराबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू का है इतना, तो हम निकालेंगे इसका AB का, तो AB का भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी क्यू एंड AB इज इक्वल है, AB दोनों का क्या रहेगा, इक्वल जाएगा, सेम जाएगा। अब पूछा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, उसी का यूज करके निकाल सकते हो आप। क्या क्या था, याद है कुछ, प्रूव भी किया था, V इज इक्वल टू E माइनस के आई आर, यही तो था, एक ही फॉर्मूला अपने पास। तो क्या आर निकालना है आपको, स्मॉल आर, तो इसे इस साइड लेके आओ, तो क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V, ये तो हो जाएगा, और आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, E माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा, आई। आपके पास दोनों है, कहाँ पे आर निकालना है भाई, ये होगा आपके पास E भी है और आपके पास बी भी। बी कौन सा होता है, जो सर्किट पे लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंट होता है, बी भी है और आपके पास आई भी है, और आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो। चले आगे, देखो मेरी कोशिश है कि सब टाइप के क्वेश्चन करा दूं मैं, जिससे आपके माइंड में आ जाए, फिर आप कर लो उसको। चले आगे, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे देखो, ये आपको करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं नोट करके देता हूँ, 1 मिनट लगेगा और आपको करना है। उसने बोला खुला परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। मैंने क्या बताया, खुला परिपथ मतलब खुला परिपथ
खुले परिपथ का मतलब होता है तार टूटा हुआ है। खुला परिपथ बताया नहीं था मैंने, तार टूटा हुआ, जब तार टूटा होगा तो लाइट जाएगी नहीं ना। देखो इसने वही वाली बात जो बेसिक नॉलेज पढ़ी थी ना हमने, वहां पे चैप्टर की बेसिक नॉलेज तो यूज करता है, हमें पता है। कुछ ऐसा बनाया था आपने, याद करो, बनाया था ऐसे करके बनाया था। यहाँ पे कुछ कुंजी ऐसे लगाई थी और यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध था, यहाँ पे आर था। तो ये खुला परिपथ होता है। खुला परिपथ का मतलब तार टूटा हुआ है तो लाइट नहीं बहेगी। जब लाइट फ्लो नहीं होगी तो इसे बोलोगे खुला परिपथ। देखो खुला हुआ है, समझ आ रही है। अब तुम्हें पता है जिस टाइम लाइट नहीं बहती, धारा फ्लो नहीं होती, उस टाइम जो विभव होता है उसको क्या बोलते हैं? कितने अच्छे से पढ़ा था हमने कि जब सेल से नहीं धारा ना ली जा रही हो ना धारा दी जा रही हो, उस टाइम जो विभवांतर होता है वही हमारा क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है। पढ़ा है ना। देखो उसी वर्ड का यूज करके मैंने क्वेश्चन बना दिया कि जब धारा फ्लो नहीं होती जो, अब उसने बोला है ना खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर इतना वोल्ट है 1.5। आपको पता है जब लाइट नहीं बह रही होती उस टाइम पे विभवांतर क्या होता है? विद्युत वाहक बल ई होता है। तो सीधी सी बात है, उसने ई बोला नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बोला है तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए, है ना। अब देखो जोड़ने के बाद आपको पता है जब जोड़ते हैं तो जो विभवांतर होता है वो किसका विभवांतर होता है? जो सर्किट पे लगा होता है वी, बाह्य सर्किट पे जो लगा होता है। दोनों पॉइंट पढ़े थे हमने। जब धारा नहीं बहती उस टाइम पे जो विभवांतर होता है वो होता है सेल का विद्युत वाहक बल ई, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। जब सर्किट से जुड़ जाता है उस टाइम पे जो विभवांतर लगता है वो होता है बाहर सर्किट का वी। तो देखो जोड़ने के बाद जो आएगा वो किसका आएगा? वी। तो उसने बोला इस सेल को दो के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 हो गया। देखो जोड़ने पे घट गया ना। ये किसकी वैल्यू जोड़ने पे जो आता है? वी की। बाहर सर्किट पे जो विभव लगता है तो वी की हुई ना, वी की। देखो बिल्कुल बेसिक नॉलेज पे है जो अपने चैप्टर में पढ़ी थी। तो उसने बोला वैद्युत परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध ये ना परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है आपको। और इसको ये क्या है? ये दिख रहा है ना, बाहर परिपथ का है ये 2 ओम। बाहर परिपथ में बोल रहा है ना इतने से जोड़ने पर। तो कैपिटल आर कितना है? 2। क्या आप नहीं निकाल सकते? अभी तो यूज किया, अभी कौन सा यूज किया था? यही तो यूज करना है, बिल्कुल सेम था। क्या था? E इज इक्वल टू क्या था? है उल्टा लिख के बता रही हूँ मैं देख रहा हूँ तुम्हें याद है कि नहीं है। बताओ अब भी कौन सा? B इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। उसका ही तो यूज करके आर निकालना। देखो बी भी आपके पास, ई भी आपके पास, और क्या निकालनी है? आई तो निकालनी है, आई निकालनी है और आर। सिंपल है। आंतरिक प्रतिरोध, बहने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है। परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध और निकालना है। आप तो कर लोगे, बस इसे बेसिक नॉलेज दी गई है, इसका यूज कर लेना और आके आप निकाल सकते हो। आगे चले। देखो क्वेश्चन तो रियल में यही होते हैं जो दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दे। सही तो बढ़ती है कैपेसिटी, कहां से कौन आया, कहां से कहां जोड़े। मैं सवाल बहुत लेके आया लेकिन टाइम अगर हो जाता है तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो लगभग देखो मैंने सबकी कोशिश की है कि क्वेश्चन कराने की। आगे क्या है? आगे आपको करना है आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, काफी टाइम, क्लास खत्म का टाइम होने वाला है, बस होने वाली है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। इसे आपको करना है। क्या करना है? इसको आप 2 इक्वेशन बनेगी। कितनी इक्वेशन बनेगी? देखो 2 कंडीशन दे रखी है। एक बार दे रखा है इतनी धारा है तो उसका विभवांतर कितना है? इतना। मतलब इसे मान लिया हमने I1 तो V1, फिर इसे मान लिया I2 तो V2, ये हो गया। और किसका यूज करोगे? E नहीं, V बराबर E माइनस आई आर का यूज करोगे दोनों कंडीशन में। दोनों में आई आर की वैल्यू क्या करोगे आप?
रख दोगे और रखने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी ई की वैल्यू डिफाइन कर लोगे। देखो ऐसे करके 1 मिनट लगेगा बताने में। देखो ये दो कंडीशन है, एक कंडीशन में धारा कितनी है, इसे मान लिया हमने I1 0.5 और इसका विभवांतर कितना है V1 कितना है 1.8। कंडीशन सेकंड इसे मान लो I2 कितना है 1.0, जीरो माना मत करो करो कोई एक ही है। और यहाँ पे कितना है V2 कितना है 1.6। अब उसने पूछा है सेल का विद्युत भाग पर निकालना है, तो सेल तो एक ही है तो सेल का ई तो सेम ही रहेगा। उसने बस क्या किया, धारा चेंज किया और ये चेंज किया है, सेल तो अब भी वही है ना, तो ई तो क्या होगा सेल का, ई तो आपको पता है जब कंपनी से लेके आया तो ही फिक्स हो जाता है भाई इतने ई की सेल है ये। अब उसमें धारा कम दो ज्यादा दो वो तो अलग चीज है, तो ई तो सेम है, ई तो इसका भी यही है और इसका भी यही है। इसके लिए भी इक्वेशन लगा दो आप, कौन सी लगाओगे, V इज इक्वल टू I माइनस इसके लिए 1 लोगे, इसके लिए 1 लोगे, इसके लिए 1 लोगे, इसके लिए ऐसे क्या लोगे B2 ई तो सेम ही रहेगा माइनस के I2 R2, दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है देखो IV की, यहाँ पे रखोगे और इनको क्या कर दोगे सॉल्व। अब देखो सेल क्या है, सेल एक ही है, देखो इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लो, सेल अगर एक ही है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी इतना ही रहेगा ना जितना पहले था, और ई भी इतना ही रहेगा जितना पहले था, इन दोनों में चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने समझाने की वजह से पहले क्या लिखा था, इसका आर नहीं लिखा था। अब आपको पता है इसका जो स्मॉल आर आएगा वो आर आएगा और इसका भी आएगा वो आर आएगा, दोनों बैटरी सेम है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध सेम है, उसका विद्युत भागफल भी सेम है। अब यहाँ पे आपको लगा के क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यू रख के करना है। आगे चले, बस 2-4 सवाल और। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, यहाँ पे 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी 5 एम्पीयर धारा से आवेशित की जा रही है, किस दिशा। हाँ देखो अब यहाँ पे उल्टा है, क्या है यहाँ पे, उसने बोला पहले तो धारा दे रही थी, अब यहाँ पे ये चार्ज हो रही है। जब चार्ज होती है देखो दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझो, क्या है अंतर, ये है कि जब चार्ज होती है, देखो जब ये सेल क्या करती है, चार्ज देती है, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, यहां पे समझो चीजों को, चार्ज दे, जैसे इसका ई है, क्या है इसका ई है, तो जब ये चार्ज देगी तो कुछ तो विभवांतर किसे देगी, इसे देगी अपने छोटे बच्चे को, इसके अंदर होता है ना आंतरिक प्रतिरोध, इसे देगी, और जो बचेगा वो बाहर वाले बच्चे को भी देगी, ऐसे देती है ना, तो इसका विभवांतर दो जगह बढ़ जाता है, दो जगह बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आता है बाहर जो विभव आता है वो अंदर विभव से जो सेल का जो विद्युत भागफल होता है उससे कम आता है, वो आपने पढ़ा भी है कितना कम आता है, वो आता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आई आर भी क्या है, देखो साफ साफ देखा, आई आर का मतलब क्या है, अंदर वाला जो विभव है छोटे वाले बच्चे पे लगा हुआ वो घटा दिया, जैसे यहाँ पे 16 है तो इसने 4 इसे दे दिया, तो इसे कितना दिया 12 दिया, तो इसका मतलब इतना कम मिलता है। लेकिन इसे चार्ज करें, क्या करेगी बैटरी, जैसे इसके पास जितना विभव है तो थोड़ा विभव अपने अंदर वाले बच्चे को देगी और बाकी बाहर सर्किट को। समझ आ गया, ये अच्छे से समझना इसका। अब उल्टा है, जब तुम चार्ज करोगे, जब इसे चार्ज करोगे, अब इसे बैटरी को चार्ज करना है तुम्हें, ये है ऐसे करके। अब भाई ये से चार्ज करोगे तो क्या करोगे, इस पे इसके जो ये होंगे टर्मिनल, इस पे विभवांतर लगाओगे, विभव लगाओगे ना। अब ये कहेगी कि भाई इतना तो चाहिए मुझे, इतना तो चाहिए मुझे और इतना चाहिए मेरे बच्चे को। अब कितना लेगी, E प्लस आई आर। देखो कंडीशन समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जब दे रही थी तो आई आर कम दे रही थी अपने में से, जब ले रही है तो अपने लिए भी ले रही है कि मुझे भी क्या चाहिए, मुझे तो E चाहिए और आई आर मेरे बच्चे को चाहिए। तो बस ये दोनों कंडीशन है,
हाँ, इससे एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, चार्जिंग करना है तो चार्जिंग के लिए आपको दे रखा है विद्युत भाग बल ई। ई कितना है 2 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है भाई, आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। 1 ओम है ना, धारा कितनी बह रही है आई, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर है ना। आपको क्या करना है, चार्ज करते हुए कंडीशन में निकालना है क्या, कितना भी होगा। तो चार्ज की कंडीशन में जो भी लगता है वो इतना लगता है, ई प्लस आई आर। ई तो लेगी ये खुद और आई आर लेगा इसका आंतरिक प्रतिरोध, और ये जब चार्ज देती है तो क्या लगा, तो सिंपल सी बात है वी, पोटेंशियल डिफरेंट ही पूछता है ये इस तरह से, तो क्या होगा प्लस आई आर। बस देखो साफ साफ दे रखा है सबको, ई दे रखा, दायरा दे रखी, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। आगे चले, और क्लास में सब क्वेश्चन लगभग हो ही गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बिल्कुल सेम जैसे अपना ने आर्मर रिलेशन निकाला था, और ये हो गया। इस तरह के क्वेश्चन 2-4 और बचे, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो क्या था, हमने काफी कोशिश की क्वेश्चन करने की, सभी टाइप के क्वेश्चन कराने की, लेकिन आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं। देखो ऐसे तो करते हैं, पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ते, फिर उनको लगाया कैसे जाता है वो हम न्यूमेरिकल में सीख लेते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो न्यूमेरिकल भी क्लियर, ठीक है।